हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आपका जो यूपी की असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की क्लासेस चल रही थी, तो प्रीवियस वीडियो में हमने उसमें पढ़ा था कि जो आपके फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, या जो एडजस्टमेंट इंट्रीज उसमें की जाती हैं किस तरह से क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर, ये हमने डिटेल में अभी तक समझ लिया था। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इसमें नेक्स्ट आपका पॉइंट बनेगा कि जो ऑडिट होता है, ऑडिट क्या रहता है उसके बारे में जानना, या ऑडिटर जो होगा जो ऑडिट का काम करता है वो कौन होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी ड्यूटीज होती हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं हम थोड़ा सा कि ऑडिट होता क्या है, अंकेक्षण क्या होता है। क्योंकि किसी चीज को समझने के लिए पहले उसका बेस समझ लीजिए तो आगे की चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं कि उसमें आपको क्या चीज करनी है, या क्या उसके एम्स रहेंगे, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो बात जब आती है ऑडिट की, अंकेक्षण की, कि अंकेक्षण क्या होता है, ऑडिट क्या होता है। तो अभी तक आपने ये समझ लिया था कि फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। आप अपने जो भी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि किसी बिजनेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी उस वर्ष या उस फाइनेंशियल ईयर में क्या उसकी फाइनेंशियल स्टेटस रहा है, क्या आर्थिक स्थिति रही है, इसको जानने के लिए हम बनाते हैं अपने अकाउंट को। तो अब यहाँ पर जब बात आती है, चाहे वो एक व्यक्ति की कंपनी हो, कोई अकेला एक व्यक्ति कंपनी में हो, या फिर बड़े स्तर पर की कंपनी हो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है, उसकी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी किसी भी तरह की हो सकती है, तो उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो उन सबका भी तो अपना एक उसमें हित होता है, एक बेनिफिट होता है। तो उनको भी ये चीज रहती है जानने के लिए कि जो भी अकाउंट्स बनाए गए थे किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सही बनाए भी गए हैं या उनके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है, ये जानने के लिए। या फिर कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं उन्होंने किसी तरह का कोई जो है धोखाधड़ी या गबन या कोई फ्रॉड किया हो, तो वहां पर उन सारी चीजों को भी जानने के लिए क्या किया जाता है, जो भी अकाउंट्स हमने बनाए होते हैं उसकी जांच करवाई जाती है, उसको टेस्ट करवाया जाता है, उसकी चेकिंग करवाई जाती है। वो क्या कहलाता है, आपका अंकेक्षण कहलाता है, ऑडिट कहलाता है। और ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, ऑडिटिंग कहलाती है, अंकेक्षण कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंकेक्षण क्या होता है, या फिर लेखा परीक्षा जिससे बोला जाता है। अंकेक्षण बोलिए, लेखा परीक्षा बोलिए, दोनों सेम ही है। तो कुछ भी लिखा हो सकता है आपके क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो हो जाता है आपका ऑडिट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में कि ऑडिट इज द एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एन ऑडिटर, followed by checking of accounts to make sure that all departments are following documented system of recording transaction. It is done to ascertain the accuracy of financial statements provided by the organization. तो कुछ आपके इसमें क्या कह रहा है, जो डिफिनेशन लिखी है इसमें कहने का मतलब ये है कि जो अंकेक्षण कार्य होता है, एक अंकेक्षक करेगा, एक ऑडिटर करेगा। अभी हम समझेंगे ऑडिटर के बारे में भी कि कौन होता है वो, या कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो ऑडिट का काम कर सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं। तो ऑडिटर के द्वारा उन खातों की, उन अकाउंट्स की क्या की जाती है, जांच की जाती है, इंस्पेक्शन किया जाता है उनका, और ये देखा जाता है कि सभी विभागों में, सभी डिपार्टमेंट्स में अकॉर्डिंग टू जो आपके स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए थे कि इस तरह से आपको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाना है, क्योंकि अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आपने सारे अपने अकाउंट्स रखे हैं या नहीं रखे हैं, सारी चीजों की जो है अच्छे से जांच की जाती है। और उसके बाद ये चीज देखी जाती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटस दिखा रहे हैं आपके स्टेटमेंट एक्शन वो है या नहीं है। उसके बाद जो अंकेक्षक होता है, ऑडिटर होता है, उस पर अपनी रिपोर्ट दे देता है। तो ये हो जाता है आपका ऑडिटिंग। फिर आता है कि किस पर्पज से किया जाता है, कि पर्पस ऑफ ऑडिटिंग, वैसे तो इसके बहुत से पर्पज हैं, आपके मेन एम हो जाएंगे, कुछ सब्सिडरी होंगे, सहायक होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक कंप्लीट उसमें कि किस एम से किया जाता है, द मेन गोल ऑफ ऑडिटिंग इज टू मेक श्योर दैट ए कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट। मेनली ये देखा जाता है कि जो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, उनमें शुद्धता है या नहीं है। वहां पर अर्थमेटिकल भी देखी जाती है, यानी कि अंगणितीय शुद्धता है या नहीं, ये भी देखा जाता है। प्लस ये भी देखा जाता है कि जो भी एंट्रीज रखी गई हैं उसके वाउचर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, उससे मिलान किया जाता है। वाउचर्स क्या होते हैं, जो प्रमाणक कहलाते हैं,
जो नॉर्मली आप लोग जो कोई भी मार्केट से सामान परचेज करते हैं तो उसकी रिसिप्ट मिलती है आप लोगों को। इसी तरह कैश मेमो दिया जाता है या फिर इनवॉइस बिल आता है, तो कुछ ना कुछ आपको उसके लिए प्रूफ दिया जाता है, जिससे कि अब उन्हीं प्रूफ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वाउचर्स कहलाते हैं। और उन्हीं से जब आप अपने जो अकाउंट्स अगर आपने बनाए होंगे उसकी एंट्रीज करिएगा, वो हो जाता है आपका वाउचिंग करना, प्रमाणन करना कहलाता है। तो यही चीज देखी जाती है आपस में कि उनकी सारी एंट्रीज अवेलेबल है या नहीं है, उन सारी एंट्रीज के वाउचर्स अवेलेबल है या नहीं है, तो उन सबकी जांच करना और ये देखना कि एक्यूरेट है या जो स्टेटमेंट है या फिर जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है। और वो जो रेगुलेटरी है, जिस भी रेगुलेटरी के अंडर में ऑडिट हो रहा है उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे बैंक है, उनका ऑडिट जो होता है अलग होता है, या फिर जो एक प्राइवेट कोई कंपनी है उसका ऑडिट जो होगा अलग होगा, क्योंकि बैंक है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके अंडर में आते हैं। कंपनीज हैं तो जो कंपनीज एक्ट 1956 है उसके अंडर में आती हैं। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अंडर में आएंगी। तो अलग अलग सबके जो अपने अपने अधिनियम है, एक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं। तो इसी को मेनली चेक करना और उसके ये देखना कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आगे आपको दे रखा है कि ऑडिटिंग ऑल्सो गिव्स investors, creditors and other stakeholders reasonable assurance that they can rely on a company and its integrity। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ऑडिटर अपना अंकेक्षण का काम करता है, अपनी ऑडिट का काम करता है या फिर जो ऑडिट करवाया जा रहा है उससे जो रिपोर्ट निकल करके आती है, वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं उस कंपनी में, इन्वेस्ट किया है, या फिर जो क्रेडिटर्स हैं या जो और जिन्होंने शेयर्स लिए हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको एक तरह से एश्योरेंस देना कि जो कंपनी है वो सही ढंग से अपना पैसा चला रही है और जिस पर्पस के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया था अपना पैसा या जो भी धनराशि थी कंपनी में, उसी उद्देश्य को पूरा कंपनी कर रही है। या उनका धन सुरक्षित है, सिंपल से कह सकते हैं कि नॉर्मल भाषा में कहें अगर हम, तो उन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया उनके इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है, उनको टाइम टू टाइम उसका रिटर्न मिलता रहेगा। तो वही चीज को एम होता है, वही चीज को जानना। तो इसमें छल कपट का पता लगाना, किसी तरह के फ्रॉड का पता लगाना, खातों की जो हमने अकाउंट्स बनाया तो उसकी एक्यूरेसी का पता लगाना, ये सारी ही चीजें आ जाती हैं इसके अंतर्गत। वो आपका हो जाता है पर्पस या फिर उद्देश्य। इन पॉइंट्स को नोट करते चलिए, अपनी एक अलग से आप नोटबुक बना लीजिए जिसमें सारी चीजों को नोट करते रहिए। तो जब आप एग्जाम के टाइम रिवीजन पे करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। आपके पॉइंट्स बने होंगे, वीडियोस से रिवीजन करते जाइएगा तो वहां पर आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। अब आते हैं कि हु इज ऑडिटर, लेखा परीक्षक कौन है, अंकेक्षक कौन है। अभी तक हमने अंकेक्षक तो समझ लिया, ऑडिट तो समझ लिया। अब जो ऑडिट का काम कर रहा है ऑडिटर, वो कौन है, क्योंकि कोई ऐसा ही व्यक्ति तो डायरेक्ट ऑडिटर बन नहीं जाएगा। उसको बनने के लिए भी उसके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ जानकारी या कुछ अलग से उसकी क्वालिफिकेशन निर्धारित करी गई होगी ऑडिटर बनने के लिए। तो ऑडिटर कौन होता है? एन ऑडिटर इंस्पेक्ट्स कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे इंश्योर दैट द फर्म कंप्लाइज विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे आप शॉर्ट में गैप बोलते हैं। ये फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि गैप की फुल फॉर्म क्या है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड टैक्स रेगुलेशंस। ये क्या इंश्योर करता है जो ऑडिटर होता है कि जो गैप ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे, प्रिंसिपल्स बनाए थे, या जो टैक्स रेगुलेटरीज हैं उसके अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं वो रखी गई हैं या नहीं रखी गई हैं। दे प्रिपेयर डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट्स कंप्राइजिंग कंक्लूजन्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस सजेशंस। उसके बाद ये सारी चीजों का निरीक्षण करने के बाद जो ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट में वो सारी चीजों को मेंशन करता है कि कंपनी की स्थिति क्या है, सही अकाउंटिंग जिसने रखे हैं या नहीं रखे हैं, सारी चीजें फॉलो की हैं या नहीं की हैं, तो उसके लिए वो अपनी रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट अब उसकी अलग अलग तरह की होती है, कुछ स्ट्रक्चर क्लीन रिपोर्ट होती है, एक मर्यादित रिपोर्ट होती है, वो अलग अलग चीजें हैं। तो वो हो जाता है ऑडिटर, यानी कि ऑडिट का काम करने वाला या जो व्यक्ति ऑडिट कर रहा होता है वो कहलाता है ऑडिटर। ऑडिटर की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑडिट तो कई टाइप्स का रहता है, तो क्या उसके टाइप्स होते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऑडिट के टाइप्स होते हैं। उस पर अलग से एक वीडियो आएगी, अलग से उसके एमसीक्यूज रहेंगे, उसे हम वहाँ समझेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ऑडिटर होता है, जैसे भी मैंने बताया, कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ उसके लिए नॉलेज स्पेशली होनी चाहिए, तब वो ऑडिटर बन सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो ऑडिटर्स होते हैं उसको भी 4 तरह से रखा गया है। ऐसे अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे कहीं पर 2 टाइप के दे रखे होंगे, कहीं पर आपको 3 टाइप की, 6 टाइप के अलग अलग मिलेंगे। जो जर्नली इसको हम अलग करते हैं या देखते हैं वो मेन 4 टाइप के समझ सकते हैं आप। पहला हो जाता है इंटरनल ऑडिटर,
जो आंतरिक लेखा परीक्षक या अंकेक्षक होता है, तो आंतरिक अंकेक्षक की अगर बात करें हम कि इंटरनल ऑडिट जो होता है, तो उसमें क्या रहेगा कि कभी कभी कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ संगठन जो होते हैं, वो कर्मचारी की तरह ही जो अंकेक्षक होते हैं उनको नियुक्त कर देते हैं और उस संस्था में रहकर ही जो संस्था के हिसाब किताब है, जो अकाउंट को बना रही है, उनको जांच करते रहते हैं या चेकिंग करते रहते हैं, और जिससे कि कोई भी छोटी मोटी गड़बड़ी हो रही है या किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसको जल्दी ही पकड़ा जा सके और जो अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से एक्यूरेट रहे। तो ये हो जाता है आपका इंटरनल ऑडिट या फिर आंतरिक अंकेक्षण। दूसरे हो जाते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर, जो कि बाहरी लेखा परीक्षक है। तो अगर हम बाहरी लेखा परीक्षक की बात करें तो ऑडिटिंग भी एक तरह का प्रोफेशन ही होता है। उसमें जो या एक संस्था भी हो सकती है या कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो अंकेक्षक का काम कर सकता है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है आपका 1949, उसके अंतर्गत जो आपने सीए का कोर्स भी सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का होता है, उसको करने के बाद उसका सर्टिफिकेट उसे मिलता है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। तो आप उसको भी हायर कर सकते हैं और उससे भी ऑडिट अपना करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑडिटर यानी कि जो सरकारी अंकेक्षक होता है। सरकारी अंकेक्षक कौन होता है? जो सरकारी कंपनियां हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर जो ऑडिट का काम होता है वो सरकारी अंकेक्षक करता है, गवर्नमेंट ऑडिटर करता है। और गवर्नमेंट ऑडिटर कहाँ से नियुक्ति होता है? ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होगा उसके अंडर में इसको नियुक्त किया जाता है। इस पर एक अलग से भी वीडियो आएगी जिसमें हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अलग से दे रखा है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस पर एक अलग से समझ लेंगे हम कि क्या होता है, कैसे नियुक्ति होती है, कितने सदस्य होते हैं, सारी चीजों को। तो वो हो जाता है आपका गवर्नमेंट ऑडिटर। और उसके बाद एक फॉरेंसिक ऑडिटर भी होता है कि कभी कभी किसी चीज की विशेष जांच के लिए गवर्नमेंट ऑडिट करने के लिए आदेश देती है, ऑर्डर देती है, तो वहां पर इनको नियुक्त किया जाता है, तो फॉरेंसिक ऑडिटर्स कहलाते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं या किस किस तरह से वो नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद अब एक चीज आती है कि जो ऑडिटर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या क्या ड्यूटीज होती हैं, क्योंकि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कंपनी में ऑडिटर की क्या रोल रहता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली जो होती है एक ऑडिटर की प्लानिंग करना, योजना बनाना। तो इसमें एक ऑडिट का अपना वो प्रोग्राम बनाता है जो ऑडिटर होता है कि किस तरह से ऑडिट का काम वो करेगा, क्या क्या चीजें वो करेगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको बनाने होंगे, वो अपनी एक नोटबुक तैयार करता है, बहुत सी चीजें आती हैं उसके अंतर्गत। पहले वो प्लानिंग का काम करता है। फिर आ जाता है रिव्यूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो वित्तीय विवरण होते हैं, जो स्टेटमेंट्स बनाए होते हैं कंपनी में, वो उसकी रिव्यू करता है, उसकी समीक्षा करता है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंटेशन करता है, दस्तावेजीकरण, यानी कि उसके ने जो भी स्टेटमेंट देखे हैं या जो भी चीजें उसको जो है समझ में आई हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करता है। फिर कलेक्टिव एविडेंस, साक्ष्य एकत्र करना, कि वो कलेक्ट करता है उन सारे एविडेंस को, यानी यहाँ पर आपकी वॉचिंग आ जाती है कि प्रमाणक जो होते हैं उनसे ये चीज देखता है कि एंट्रीज बराबर से करी गई हैं या नहीं करी गई, किसी तरह का कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई वेरिएशन तो नहीं है, कि कितने अमाउंट दिखाया गया है, सही अकाउंट में दिखाया गया है कि नहीं है, पोस्टिंग सही की गई है कि नहीं की गई है, इस चीज को चेक करता है। फिर आता है एग्जामिनिंग इंटरनल कंट्रोल, अगर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को अपनाया गया है, इंटरनल कंट्रोल अभी मैंने समझाया था आपको, तो अगर इंटरनल कंट्रोल अपनाया जा रहा है तो इंटरनल कंट्रोल को वो एग्जामाइन करता है। चेकिंग लीगल कंप्लेंट्स, यानी कि वो ये देखता है कि लीगली सारी चीजें सही ढंग से रखी गई हैं या नहीं रखी गई हैं, जो भी जिस भी एक्ट के अंतर्गत वो कंपनी काम कर रही है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, जिस भी तरह की फर्म है जिसके अकाउंट्स को चेक कर रहा है, उसका जो कानून है, जो भी अधिनियम के अंतर्गत वो आ रही है, उसको पूरा किया गया है या नहीं किया गया है। और उसके बाद क्या करता है, इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट जारी करेगा। तो एक तरह से प्रोसेस भी आपकी समझ में आ गई, और दूसरी तरह से इसकी ये सारी जो ऑडिटर होगा उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाएंगी है, तो ये सारे काम करता है। अब आ जाता है क्या ड्यूटीज होती हैं। एक होता है आपका कि क्या उसका उत्तरदायित्व बनता है और क्या उसका कर्तव्य होता है कि क्या उसको करना चाहिए। तो ड्यूटीज में क्या रहता है कि इंटरोगेट द फैक्ट, कि जो फैक्ट्स उसको दिख रहे हैं, जहाँ पर उसे कंफ्यूजन है, उसको चाहिए कि वो उसकी पूछताछ करे, उसके बारे में इंटरोगेशन करे, जिससे कि ये पता चल सके कि ये सही है या नहीं है। क्रॉस इंटरोगेशन भी हो सकती है, क्रॉस क्वेश्चंस कर सकता है। फिर आता है गिव अनबायस्ड ओपिनियन, निष्पक्ष राय दे, यानी कि किसी के भी फेवर में नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर अगर होता है, अगर उसका संस्था जो होती है उससे कोई कनेक्शन, कोई लेना देना नहीं होता है, तो वहां पर वो अपनी एक अनबायस्ड रिपोर्ट दे पाता है, अपना अनबायस्ड एक तरह से अपनी बात को रख पाता है। कोई डिसीजन तो नहीं देता, सिर्फ काम उसका होता है रिपोर्ट देना।
इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब बैंक में ऑडिट हो रहा होता है तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं अक्सर उन लोग को छुट्टी भी दे दी जाती है, जिससे कि जो ऑडिटर है उससे उनका कोई कनेक्शन ना बनने पाए और वो अपनी एक जो ऑडिटर होगा वो फ्री होकर के ऑडिट कर सके, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ना हो या सिंपल भाषा में बोले तो कोई साठगांठ ना कर पाए, और अगर किसी तरह का कोई फ्रॉड या गबन किया गया है तो पकड़ा जा सके। उसके बाद आता है कन्फाइन विद ऑडिट स्टैंडर्ड, जो ऑडिट मानक हैं, जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड हैं उनको पूरा किया गया है या नहीं किया गया है। ऑडिट के भी अपने स्टैंडर्ड दे रखे हैं और उससे भी क्वेश्चन आता है, आगे मैंने इससे क्वेश्चन एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं तो वहां पर आपको मैं समझा दूंगी। रिपोर्ट फ्रॉडेंट प्रैक्टिसेस, धोखाधड़ी पूर्ण प्रथाओं की रिपोर्ट करना कि अगर कुछ फ्रॉड दिखता है उसे तो उसके बारे में जो मैनेजमेंट होता है उसको अवगत कराए, उसको बताए। फॉलो प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स, यानी कि जो व्यावसायिक आचार संहिता होती है उसको फॉलो करे, कि जो प्रोफेशनल एक प्रोफेशनलिज्म होता है कि कुछ अपने कोड्स होते हैं कि उनके अंडर में रह करके काम करना है तो उनको फॉलो करे। तो ये सारी ड्यूटीज हो जाती हैं एक ऑडिटर की। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिट क्या रहेगा, ऑडिटर कौन होता है, कितने टाइप के होते हैं और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज होती हैं। कितने टाइप का ऑडिट होता है ये आपकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उस पर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट। अब आइए चलते हैं जो अभी हमने समझा है उससे रिलेटेड एमसीक्यू की तरफ और देखते हैं कितना हमको समझ में आया है और उसकी हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑडिटिंग लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ऑडिटिंग इज डायरेक्ट फ्रॉम द लैटिन वर्ड अडायर, ऑडिटर, ऑर्डर, नन ऑफ दीज। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है इसे। तो जो ऑडिटिंग होता है किस वर्ड से लिया गया है? एक अडायर शब्द है लैटिन भाषा का, उससे लिया गया है ऑडिटिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सुनना, टू हेयर। तो पहले के टाइम में क्योंकि इतनी अच्छे से जो हमारी हिसाब किताब है या फिर ये कहें कि जो ट्रांजैक्शन किए जाते थे उनका लेखा जोखा रखा नहीं जाता था, तो पहले के लोग क्या करते थे कि एक ये भी चीज थी कि बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनीज होती नहीं थी, छोटे पैमाने पर छोटी छोटी कंपनीज होती थी, अपना बिजनेस करती थी। तो वहां पर एक दूसरे को वो लोग अपना जो भी उनके हिसाब किताब होते थे वो सुनाते थे, एक दूसरे को वो लेन देन जो होते थे उसके बारे में बताते थे, तो उसी को ही कहा जाता था अडायर। आज के टाइम में वही उसी से आपका ऑडिटिंग बन गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंपनी के खातों का अंकेक्षण किस वर्ष अनिवार्य किया गया था? When the audit of company accounts was made compulsory in India, 1894, 1914, 1947, 1952। तो भारत में इंडिया में कब अनिवार्य किया गया था? तो इंडिया में अनिवार्य किया गया था 1914 में, 1914 में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1914 से पहले जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 था, 1913 था, उसको लागू किया गया था। उसी के लागू होने के बाद से जो आपका ऑडिट है या इंडिया में ऑडिट को कंपलसरी किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1914। 1 अप्रैल 1914 भी दे सकता है एग्जाम में, तो वो भी आपका करेक्ट रहेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब बना? When the Chartered Accountant Act of India was made, 1947, 1949, 1956, 1965। भारत में जो चार्टर्ड अकाउंटिंग एक्ट था वो कब बना था, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो इंडिया में बना था 1949 में, 1949 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? व्हेन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा एक्ट था वो कब बना था, वो 1949 में बना था। और उस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो, जिसे आप शॉर्ट में ICAI भी बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। तो उसकी स्थापना उसी के अकॉर्डिंग हुई थी 1 जुलाई 1949 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी इज नाउ रीनेम्ड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ऑडिटिंग बोर्ड, ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड बोर्ड, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो APC है शॉर्ट में जिसे कह सकते हैं हम, फुल फॉर्म हो जाएगी ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी। उसका नाम अब चेंज करके क्या रखा गया है? तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड रख दिया गया है, अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक डैश है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज ए डैश।
ऑटोनोमस बॉडी, कोऑपरेटिव बॉडी, प्राइवेट बॉडी, नन ऑफ दिस। तो एक क्वेश्चन अच्छा है आपका कि जो आपका ICAI है वो किस तरह की बॉडी है या किस तरह का निकाय है, कह सकते हैं कि एक स्वायत्त निकाय है, यानी कि किसी के अंडर में काम नहीं करता, स्वतंत्र रूप से काम करता है, सहकारी संस्था है, निजी निकाय है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ICAI का प्रधान कार्यालय स्थित है, हेड ऑफिस ऑफ ICAI इज सिचुएटेड एट मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। ये इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, इसको ध्यान में रखिएगा, वो क्वेश्चन पूछा गया इससे पहले भी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट आर डिस्क्राइब्ड इन। ऑडिट को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ऑडिट से रिलेटेड भी कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, जिस तरह आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इसी तरह ऑडिट से रिलेटेड भी हैं। तो ऑडिट के बारे में बताने वाले जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको किस में रखा गया है? तो वो आपका वो AAS 1 में रखा गया है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म भी। तो फुल फॉर्म हो जाएगी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। किस में रखा गया है? 1 में रखा गया है। का एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक चार्ट, उसमें सारे अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड है एश्योरेंस के वो दे रखे हैं, तो एक नजर देख लीजिएगा, सब तो नहीं पूछेगा। ऐसे कि ऑडिट प्लानिंग क्या किस में आएगा? तो AAS 8 में आएगा, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, या ज्यादातर रिपोर्ट से या प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो वो ध्यान में रखिएगा, आप एक नजर देख लीजिएगा। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंकेक्षण होता है उसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? खातों की पुस्तकों को तैयार करना, खातों की पुस्तकों की स्वतंत्र जांच करना, लागत रिकॉर्ड तैयार करना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कोई बुक्स नहीं तैयार की जाती है, ना ही कोई रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। क्या की जाती है? स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट एक एग्जामिनेशन होता है, जो बुक्स हमने अकाउंट्स हमने रखे होते हैं उसका। एक आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा परीक्षक निम्नलिखित की जांच और सत्यापन करता है। ऑडिटर एग्जामाइंस एंड वेरीफाइज द कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कोरेस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड्स, मैनेजर्स रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो अंकेक्षक या लेखा परीक्षक होता है वो किस चीज को वेरीफाई करता है, किस चीज को एग्जामाइन करता है? तो वो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स को नहीं करता, ना ही कॉस्ट स्टेटमेंट को करता है, ना ही कोरेस्पॉन्डेंट रिकॉर्ड्स को, ना ही मैनेजर्स रिकॉर्ड्स को। किसको करता है? जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखे होते हैं, जो वित्तीय हमने आंकड़े रखे होते हैं या रिकॉर्ड रखे होते हैं, उसको करता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण अनिवार्य है। ऑडिट इज कंपल्सरी इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, नन ऑफ देम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकेक्षण किसके लिए अनिवार्य होगा? तो अगर सोल ट्रेडिंग है, एक अकेला व्यक्ति है, वो किसी के प्रति जवाबदेह तो होगा नहीं, वो अपने लिए ही कर रहा है, तो चाहे तो करवा सकता है, चाहे तो ना करवाए, कोई कंपल्सरी नहीं है। और पार्टनरशिप फर्म जो साझेदारी फर्म है उसके लिए भी कंपल्सरी नहीं होता है। अगर सारे साझेदार या कोई एक पार्टनर चाह रहा है तो वो करवा सकता है ऑडिट को, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं है। लेकिन जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, क्योंकि वहां पर जो पब्लिक होती है उसके भी शेयर्स होते हैं, उसका भी पैसा इन्वॉल्व रहता है, इसलिए उसके लिए कंपल्सरी किया गया है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई साझेदारी फर्म अपना अंकेक्षण करती है तो इसे कहा जाता है। इफ अ पार्टनरशिप फर्म मेक्स इट्स ऑडिट, इट इज कॉल्ड स्टेटरी, कंपल्सरी ऑडिट, वॉलंटरी ऑडिट, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में जो कह रहा था, जैसे भी मैंने पहले बताया कि पार्टनरशिप के लिए जो पार्टनरशिप फर्म है कंपल्सरी नहीं है, अगर वो चाहे तो करा सकती है, तो उसे क्या कहा जाता है? वो हो जाएगा आपका वॉलंटरी ऑडिट, यानी कि स्वेच्छा से वो करवाना चाह रही है अंकेक्षण, तो वो करवा रही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यय को लेखा पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज करना कहलाता है। एंटरिंग कैपिटल एक्सपेंसेस एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज डैश। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपेंसेटरी एरर। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जब उसे हमने अपने अकाउंट्स बना रहे थे तो वहां पर जो दिखाया
तो एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने दिखा दिया है। तो इस प्रकार की जो गलती हमने करी है, जो त्रुटि करी है, वो किस तरह की त्रुटि होगी? सिद्धांत की होगी, चूक की होगी, लेखे की होगी या फिर क्षतिपूरक त्रुटि होगी। तो यहाँ पर क्योंकि जो ऑडिटर होता है उसकी एक ड्यूटी है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि जो अशुद्धियां या त्रुटियां, जो एरर्स हैं, उनकी भी जांच करना। इस पर जो मैंने प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करवाए थे, वहां पर मैंने काफी डिटेल में इस पर आपको समझाया हुआ था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। उसमें सारे मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं, जितने भी एरर्स होते हैं, जितने टाइप के रहते हैं और उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने सॉल्व करवाए थे। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंसेस थे, आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लिया, तो क्या हुआ, प्रिंसिपल ही पूरे आपने बदल दिए कि जो प्रिंसिपल जो कह रहे थे कि किसी चीज को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप मान लीजिए अगर सॉल्व कर लेंगे तो उसको हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे, और जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो अलग नेचर के रहते हैं और वो ज्यादातर आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक प्रिंसिपल की गलती होगी, प्रिंसिपल की त्रुटि होगी। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और चूक की जो त्रुटि होती है तो वहां पर ये रहता है कि हम जो है किसी भी लेखे को लिखने में ही भूल गए हैं। और जो लेखे की होती है तो वहां पे ये रहता है कि कोई चीज आपकी अमाउंट, जैसे सपोज कर लीजिए 2500 का था, हमने वहां पर 250 रुपए ही दिखाए, तो वैसे तो हमने सिर्फ एक जीरो ही कम किया, लेकिन अगर ओवरऑल देखिए तो आपने 2250 रुपए 2250 रुपए कम कर दिए। तो ये चीज हो जाती है आपकी लेखे की त्रुटि। और क्षतिपूरक कंपल्सरी क्या होती है कि आपने एक अकाउंट में बढ़ा दिया अमाउंट को, और जितने अमाउंट से बढ़ाया था आपने दूसरा अकाउंट जो दिखाया वहां पर उतने से ही कम कर दिया, तो क्या होगा, वो एक दूसरे से कट जाएगी, कंपनसेट हो जाएगी। वो आपकी कंपनसेटरी एरर्स होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन के मौलिक सिद्धांतों की अज्ञानता के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को कहा जाता है। एरर अराइज ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज टर्म्ड एज एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटरी एरर, एरर ऑफ कमीशन। अभी मैंने इसको समझा ही दिया आपको, ये कौन सा हो जाएगा, जब प्रिंसिपल की गलती होती है, जो मौलिक सिद्धांत होते हैं अकाउंटिंग के उनको हम ध्यान में नहीं रखते, वो हमारी सिद्धांत की त्रुटि होती है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑडिटर इज टू अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन डैश डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। प्रथम अंकेक्षक को कंपनी के पंजीकरण के डैश दिनों के भीतर निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। 90, 30, 60, 45 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहती है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फर्स्ट ऑडिटर यानी कि जो प्रथम अंकेक्षक होता है उसकी नियुक्ति जो करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होती है। तो कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन किया जा रहा होता है, सम्मेलन, उसका रजिस्ट्री करवाई जा रही होती है, तभी उसके 30 दिन के अंदर ही जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो नियुक्त कराया जाता है। और अगर वो फर्स्ट ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जाता तो कंपनी की जो साधारण सभा होती है, जो जनरल मीटिंग होती है, उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो जो ऑडिटर होता है उसको नियुक्त करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसको जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो नियुक्त करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पर का एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डेज के अंदर किया जाता है, तो 30 दिन का एक आंसर होगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। फर्स्ट ऑडिटर इज टू बी अपॉइंटेड बाय डैश, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल बॉडी। तो यहाँ पर आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करिएगा। अभी मैंने समझाया है इसको, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर आप लोग सही देंगे। इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करिए कि प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो ऑडिट होता है वो कितने टाइप का रहता है, या उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें समझेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।